हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारा 19 चैप्टर, जिसका की नाम है केंद्रीय बैंक कार्य और साख नियंत्रण। और उसमें भी हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि किस प्रकार से केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करती है। और वहां पर हमने दो तरह के उपाय पढ़े थे। एक तो पढ़े थे परिमाणात्मक और मात्रात्मक उपाय, और दूसरे पढ़े थे हमने गुणात्मक उपाय। परिमाणात्मक या मात्रात्मक उपाय में हमने जाना था कि किस प्रकार केंद्रीय बैंक बैंक दर में परिवर्तन करके, खुले बाजार की क्रियाओं के द्वारा, CRR और SLR में परिवर्तन करके साख नियंत्रण करती है। और गुणात्मक उपाय में हमने जाना था कि चयनात्मक साख नियंत्रण, साख की राशनिंग, प्रचार, नैतिक दबाव और प्रत्यक्ष कार्यवाही के द्वारा किस प्रकार केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करती है और व्यापारिक बैंक की साख निर्माण की प्रक्रिया पर रोक लगाती है। तो आशा है कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपने सारी चीजें अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी और उसको अच्छे से लर्न भी कर लिया होगा। तो बच्चों, अब हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। हम भारतीय रिजर्व बैंक के साथ। तो बच्चों, हमने देखा था कि केंद्रीय बैंक सभी देशों में अलग अलग होते हैं। हमने पढ़ा था ना कि अमेरिका में कौन सा बैंक होता है, इंग्लैंड में कौन सा बैंक होता है, कुछ याद है या नहीं है? तो हमने बात की थी जो इंडिया है, वहां पर जो हमारा केंद्रीय बैंक है उसे हम बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये चीज तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए और अच्छे से आपसे जब भी पूछा जाए तो बोल देना चाहिए कि केंद्रीय बैंक कौन है भारत का? भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किस प्रकार से है, किस प्रकार से इसका संचालन किया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है, RBI, आपने देखा होगा जो भी नोट है उसमें RBI के स्टाम्प लगे होते हैं, RBI के गवर्नर के साइन होते हैं, होते ही नहीं होते हैं। तो ये सब जो कार्य है हमारा केंद्रीय बैंक करता है। हमने बताया था ना, करेंसी का निर्गमन का कार्य किसका होता है? केंद्रीय बैंक का होता है। और जो देश में मौद्रिक है, साख नियंत्रण है, जो मौद्रिक नीति है, वो सभी किसके द्वारा की जाती है? देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा, और हमारे भारत में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तो इसका गठन किस प्रकार से है उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है बच्चों, कि भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जो भारतीय रिजर्व बैंक है, हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक है, उसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, यही लिखा हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत में बैंक के रूप में इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आपको ये चीज जानना बहुत जरूरी है बच्चों कि इसकी स्थापना कोई केंद्रीय बैंक के रूप में नहीं हुई थी, बल्कि एक बैंक के रूप में हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और ये निजी स्वामित्व में कार्य करता था। ठीक है बच्चों, भारत में इसका प्रारंभ में इसका केंद्रीय कार्यालय था कलकत्ता में। पहले इसका कार्यालय कहाँ था? कलकत्ता में। जैसे अभी हम देख रहे हैं तो इसका कार्यालय क्या है? मुंबई में। तो पहले तो इसका कार्यालय कलकत्ता में रखा गया था, बाद में इसको स्थानांतरित करके कहाँ किया गया? मुंबई में। और वो भी कब? 1937 में। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई, 1937 में इसको स्थानांतरित करके मुंबई कर दिया गया। तो तत्पश्चात 1937 में इसे मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। और जब तक इसको मुंबई में स्थानांतरित किया गया था इसके कार्यालय को, तब तक भारत का जो केंद्रीय बैंक है, अर्थात बैंक के रूप में इसकी स्थापना हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, ये निजी स्वामित्व में ही था। समझ में आ रहा है? बैंक के रूप में इसकी स्थापना हुई थी और ये निजी स्वामित्व में था। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है और ये एक सरकारी बैंक बना है। ठीक है बच्चों, यही लिखा है। तब तक ये निजी स्वामित्व में था। सन 1949 में इसका पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आगे आपको समझ में कि आपको ध्यान रखना है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। 1937 तक तो इसका कार्यालय कहाँ था? कलकत्ता में। 1937 के बाद इसे मुंबई स्थानांतरित किया गया और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और ये एक सरकारी बैंक बना। अब बच्चों, भारतीय रिजर्व बैंक है, इसका प्रबंध और संचालन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय बैंक जो रिजर्व बैंक है उसका प्रबंध और संचालन केंद्रीय निदेशक बोर्ड के द्वारा किया जाता है। और ये बोर्ड कोई एक अकेला नहीं होता, इसकी बहुत एक संरचना होती है जो कि स्टेप बाय स्टेप चलती है और उसके द्वारा इसका पूरा क्या बनता है? एक प्रारूप बनता है। वो प्रारूप भी आपको अच्छे से याद करना होगा। ठीक है बच्चों, क्या लिखा हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक का प्रबंधन व संचालन एक केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसका ढांचा इस प्रकार है। अब इसका ढांचा समझ लेते हैं कि सबसे पहले इसमें सबसे ऊपर आता है केंद्रीय निदेशक बोर्ड।
ठीक है। केंद्रीय निदेशक बोर्ड इसका संचालन करता है। जैसे कि हम प्रधानमंत्री वगैरह पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा ना राजनीति विज्ञान में कि किस प्रकार से एक प्रधानमंत्री होता है, फिर प्रधानमंत्री के नीचे उसका पूरा मंत्रिमंडल होता है, फिर नीचे के सहायक होते हैं। तो इसी तरीके से जो आरबीआई है, एक कोई भी संस्था ले लो तो वो पूरी संस्था एक स्टेप बाय स्टेप ही गठित होती है। तो आरबीआई भी इसी प्रकार से गठित है। सबसे पहले इसमें आता है केंद्रीय निदेशक बोर्ड और इसके नीचे होते हैं गवर्नर। गवर्नर जो होता है, आरबीआई के गवर्नर के नाम में आपने काफ़ी बार सुना होगा, मैंने भी आपको बताया था कि जो नोट है उस पर गवर्नर के साइन होते हैं। तो आप बता सकते हैं कि वर्तमान में भारत का गवर्नर कौन है आरबीआई का? आपको याद रखना होगा कि भारत का जो वर्तमान में गवर्नर है वो है शक्तिदास। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा और उसी के साइन हमारे नोटों पे अभी किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद है उप गवर्नर। स्टेप बाय स्टेप हम देख रहे हैं। उप गवर्नर के नीचे आते हैं कार्यालय निदेशक। कार्यालय निदेशक के नीचे आते हैं प्रधान मुख्य महाप्रबंधक। इसके नीचे आते हैं मुख्य महाप्रबंधक। उसके बाद आता है महाप्रबंधक। देख रहे हो आप, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, फिर मुख्य और फिर केवल प्रधान महाप्रबंधक, और उसके नीचे आते हैं उप महाप्रबंधक, फिर सहायक महाप्रबंधक और फिर केवल प्रबंधक। इसके बाद सहायक प्रबंधक और लास्ट में आते हैं सहायक स्टाफ। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप कर्मचारी कार्य करते हैं। सबसे नीचे काम करता है स्टाफ और सबसे ऊपर होते हैं केंद्रीय निदेशक बोर्ड। समझ में आ गया? तो आपको इसी तरीके से याद करना है, पहले केंद्रीय निदेशक बोर्ड, फिर गवर्नर, फिर उप गवर्नर और फिर कार्यालय निदेशक, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, मुख्य महाप्रबंधक, महाप्रबंधक। इस तरीके से आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार हुई। जो अधिनियम हुआ था इसका, बैंक अधिनियम 1934, उसके तहत 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम से हुई, तो आपको याद रहना चाहिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। ठीक है बच्चों, इसके बाद है रिजर्व बैंक का कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित होता है। ये हमने पढ़ाई था पूरा ढांचा कि सबसे ऊपर कौन सा आता है, केंद्रीय निदेशक बोर्ड, और उसके द्वारा ही रिजर्व बैंक का जो कार्य संचालन और प्रबंधन किया जाता है। उसके बाद स्टेप में बहुत सारे आगे कर्मचारी आते हैं। ठीक है, भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड को नियुक्त करती है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, तो भारत सरकार ही क्या करती है, ये जो केंद्रीय निदेशक बोर्ड है इसको नियुक्त करती है। गवर्नर, उप गवर्नर, ये सबकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, भारत सरकार के द्वारा ही की जाती है। ये निदेशक बोर्ड की जो हमने बात की है ना, उसमें बोर्ड को नियुक्त करती है कौन, भारत सरकार। तो आपको याद रहेगा कि केंद्रीय निदेशक बोर्ड, फिर गवर्नर, फिर उप गवर्नर, उप महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, ये सारे जो स्टेप हैं वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा ये सब किसके अनुसार होते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार, और केंद्रीय निदेशक बोर्ड ही सारा प्रबंध और संचालन करता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है, भारत सरकार। ठीक है बच्चों, अब आगे के लिए हम इसकी संरचना एक बार देख लेते हैं। गठन होता है जो भारतीय रिजर्व बैंक का कि जो केंद्रीय निदेशक बोर्ड का, वो होता है 4 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए होता है, नियुक्ति या नामन जो भी होता है, नियुक्ति अर्थात जो नियुक्ति की जाती है, नामन मतलब नामांकन किया जाता है, वो होता है 4 वर्ष के लिए, मतलब 4 वर्ष के लिए बोर्ड कार्य करता है। इसके बाद है सरकारी निदेशक। अब इसके अंदर भी 2 तरह के निदेशक होते हैं, एक तो होते हैं सरकारी और एक होते हैं गैर सरकारी। समझ में आया? सरकारी मतलब जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, जो सरकार की तरफ से नियुक्त होकर आते हैं, और गैर सरकारी अर्थात जिनका नामांकन किया जाता है, नामित होते हैं। समझ में आया? तो सरकारी पूर्णकालिक अवधि के लिए, सरकारी निदेशक पूर्णकाल अवधि के लिए होते हैं। पूर्णकालिक अवधि मतलब 4 वर्ष के लिए होते हैं, और इसमें एक होता है, एक तो गवर्नर और 4 उप गवर्नर। आपको ध्यान रखना होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक में 1 गवर्नर होता है और 4 उप गवर्नर होते हैं। यदि गवर्नर नहीं होता तो उसके एब्सेंस में उप गवर्नर को भी क्या दे दिया जाता है, कार्यकाल संभाल दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो 1 गवर्नर और 4 उप गवर्नर, ये हो गए सरकारी निदेशक जो कि पूर्णकालिक अवधि के लिए होते हैं। अब गैर सरकारी निदेशक देख लेते हैं। गैर सरकारी निदेशक कौन होते हैं, जो कि सरकार के द्वारा नामित होते हैं, जिन्हें भारत सरकार क्या देती है, नामांकन करती है, उनका नामित करती है, उन्हें गैर सरकारी निदेशक बनाया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। सरकार द्वारा नामित होते हैं। अब इसमें क्या होते हैं, विभिन्न क्षेत्रों से लिए जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से 10 तो निदेशक लिए जाते हैं। ठीक है, और 2 सरकारी अधिकारी लिए जाते हैं। अभी नामांकन में भी 2 सरकारी अधिकारी आ जाते हैं और 10 निदेशक लिए जाते हैं। 4 निदेशक
जो इसमें 10 निदेशक लिए ना, उसमें से भी 4 निदेशक 4 स्थानीय बोर्ड से लिए जाते हैं, जो कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई है ना, महानगर, वहां से लिए जाते हैं 4 स्थानीय बोर्डों में से एक प्रत्येक से। 10 में से 4 तो कहाँ से लिए जाते हैं, 4 जो स्थानीय बोर्ड हैं वहां से लिए जाते हैं, और 6 कहीं और से नामित होते हैं, और 2 सरकारी अधिकारी होते हैं, और ये सारे क्या हो गए, गैर सरकारी निदेशक, जो कि भारत सरकार द्वारा नामित होते हैं। आगे बच्चों समझ में। तो इस प्रकार से भारतीय रिजर्व बैंक का जो गठन है वो 4 वर्ष के लिए होता है, जिसमें गवर्नर, उप गवर्नर, ये तो सरकारी निदेशक हो गए, और गैर सरकारी निदेशक जो कि भारत सरकार द्वारा नामित होते हैं। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किस प्रकार से किया गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का गठन है वो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को किसकी स्थापना की गई, भारतीय रिजर्व बैंक की। और इसका जो गठन है वो, जो प्रबंधन है और संचालन है वो केंद्रीय निदेशक बोर्ड के द्वारा किया जाता है, जो कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। कितनी अवधि के लिए, 4 वर्ष के लिए, जिसमें कुछ तो पूर्णकालिक अवधि के लिए होती हैं, कुछ अल्पकालिक अवधि के लिए होती हैं, कुछ तो नियुक्त होते हैं और कुछ नामित होते हैं। समझ में आ गया अच्छे से। आपको ये जो सारी चीजें बताई गई है उनको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, आप यदि पाठ्य पुस्तक के प्रश्न देखेंगे तो उसमें भी आपको इससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न तो जरूर मिल जाएगा। अब हम आगे के लिए क्या पढ़ेंगे, अभी हमने भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में पढ़ लिया। अब भारतीय रिजर्व बैंक हमारे देश में क्या क्या कार्य करती है, केंद्रीय बैंक के कार्य हमने पढ़ लिए, लेकिन हमें ये भी तो जानना होगा कि स्पेसिफाई भारतीय रिजर्व बैंक के कौन कौन से कार्य हैं जो कि भारत में किए जाते हैं, जिसके द्वारा हमारे देश में क्या होता है, पूरा मौद्रिक नीति, मौद्रिक संचालन और मौद्रिक प्रबंधन होता है। तो उसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको ये सारी चीजें अपनी कॉपी में नोट करनी है, और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, मेरे साथ बने रहना है, पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। थैंक यू।